हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय क्लास। पिछली वीडियो में अपन जान चुके थे, रासायनिक समीकरण के बारे में बात चल रही थी। चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया गया था। तीन लेक्चर अपन देख चुके हैं। आज उसी क्रम को जारी रखते हुए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। रासायनिक समीकरण के लिए बताया था मैंने, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और उत्पाद जो होते हैं उनको सूत्र या प्रतीकों के द्वारा लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। दो प्रकार बताए थे मैंने आपको रासायनिक समीकरण के, एक संतुलित रासायनिक समीकरण, एक असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में जाना था। बताया था कि ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों ओर पाए जाने वाले अभिकारक एवं उत्पादों में जो परमाणु हैं उनकी संख्या यदि बराबर है तो ऐसे समीकरण को अपन संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और जो दूसरा प्रकार होता है उसको कहते हैं अपन असंतुलित रासायनिक समीकरण। उसका बिल्कुल उल्टा है ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों ओर पाए जाने वाले परमाणुओं की संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है। असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे Mg+O2 = MgO। देखो यहां अभिकारकों वाली साइड है तो यहां मैग्नीशियम अभिकारकों में कितना है, एक। ये उत्पादों वाली साइड है, उत्पादों में मैग्नीशियम कितने हैं, एक। ऑक्सीजन देखिएगा दूसरा, ऑक्सीजन कितने अभिकारकों में, दो। और उत्पादों की बात करें तो कितना है, एक। तो ये तो मैच खा रही है, यानी कि बराबर है मैग्नीशियम तो दोनों साइड में, लेकिन ऑक्सीजन दोनों साइड में क्या है, अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। तो ऐसे समीकरण को अपन क्या कहते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। आइए ये जानते हैं कि किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, ऐसी क्या वजह है, क्या जरूरत होती है कि किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित इसलिए किया जाता है किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, क्यों किया जाता है। बहुत छोटी सी बात आंसर के लिए। देखो एक नियम बताया था मैंने आपको, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है, ये नियम। इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया का द्रव्यमान जो होता है उसका सदैव संरक्षण होता है। अर्थात ये कहें कि द्रव्यमान में कोई फेरबदल नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है और ना ही उसे विनाश किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद भी
अभिकारक और उत्पाद दोनों का जो द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, समान होता है। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल में देखा था, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होते हैं। बोलो होते कि नहीं होते? यहाँ द्रव्यमान निकाला था आपको 40 प्लस कार्बन 12 प्लस ऑक्सीजन 48, ये 100 हुआ। यहाँ पे कैल्शियम ऑक्सीजन ये 40 प्लस 16 प्लस 12 प्लस O के 2 है इसलिए 32, तो ये भी कितना हुआ, 100। अब यदि यह है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और एक क्वेश्चन पढ़ा भी था अपन ने, क्या कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का द्रव्यमान सदैव अपरिवर्तित रहता है? एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो उसमें एग्जाम्पल फिट किया था अपन ने। इस एग्जाम्पल से यह स्पष्ट होता है कि किसी अभिक्रिया का द्रव्यमान क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है। तो इस द्रव्यमान संरक्षण के नियम की अनुपालना के लिए ही किसी समीकरण को क्या किया जाता है, संतुलित किया जाता है। यदि कोई समीकरण जैसे यही है 2mg प्लस O2 इज इक्वल टू MgO, तो यहाँ यदि ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है, क्यों? क्योंकि यहाँ परमाणु की संख्या क्या है, अलग अलग है। कैसे है? देखो, मैग्नीशियम इधर 2 है और इधर मैग्नीशियम एक ही है, इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन एक ही है, तो असंतुलित हुआ कि नहीं हुआ ये? अब ऐसी स्थिति में ये नियम सत्यापित नहीं हो पा रहा है। कैसे? देखो, मैग्नीशियम का द्रव्यमान होता है कितना, 24, तो 2 है परमाणु यहाँ पे, तो 48 प्लस 32 80 हुआ ये। इधर में देखो मैग्नीशियम 24 प्लस ऑक्सीजन 16, ये कितना हुआ आपका, 40 हुआ। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या हो गया, असंतुष्ट हो गया। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या हो गया, असंतुष्ट हो गया। इसलिए द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। लिख सकते हैं एक लाइन में, ये हटाइए। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। ओके, किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं? द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए ही किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। आइए आगे देखते हैं रासायनिक समीकरण की क्या विशेषताएं होती हैं और क्या कमियां होती हैं। रासायनिक समीकरण की विशेषताएं। देखिए क्या विशेषताएं होती हैं रासायनिक समीकरण की। नंबर फर्स्ट, रासायनिक समीकरण से हमें कई चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो उसमें पहली चीज है, रासायनिक समीकरण से अभिक्रिया के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। नंबर सेकंड, रासायनिक समीकरण से
समीकरण से अभिकारकों एवं उत्पादों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ओके, अभिकारक उत्पाद जैसा कि आप पहले से भी जानते हो इनके बारे में। नंबर 3, रासायनिक समीकरण से अभिक्रिया के लिए आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, नंबर नेक्स्ट, रासायनिक समीकरण से अभिक्रिया के उत्क्रमणीय होने का पता चल जाता है। नंबर नेक्स्ट, रासायनिक समीकरण से यह भली भांति स्पष्ट हो जाता है कि अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी है। ठीक है, इसके अलावा और भी एक दो पॉइंट बढ़ा सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के गुणधर्म जैसे रासायनिक संगठन, द्रव्यमान आदि के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये विशेषताएं होती हैं किसी केमिकल इक्वेशन की। रासायनिक समीकरण से अभिक्रिया के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। रासायनिक समीकरण से अभिकारकों एवं उत्पादों के बारे में भी क्या प्राप्त होती है? जानकारी प्राप्त होती है। रासायनिक समीकरण से अभिक्रिया के लिए जो आवश्यक परिस्थितियां हैं, परिस्थितियों से मतलब हुआ कि अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में हो रही है, उसको स्टार्ट करने के लिए ताप चाहिए या फिर कोई अन्य फैक्टर चाहिए या फिर उत्प्रेरक चाहिए, तो इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और रासायनिक समीकरण से अभिक्रिया के उत्क्रमणीय होने का पता लग जाता है। उत्क्रमणीय से मतलब पहले बताया था हमने इस चैप्टर में आपको
रासायनिक समीकरण से ये भी स्पष्ट हो जाता है कि अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी, अर्थात आप ऐसे भी कह सकते हैं कि रासायनिक समीकरण से अभिक्रिया के ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी होने का पता चल जाता है। क्यों? क्योंकि ऊष्माक्षेपी का मतलब है ऊष्मा का उत्सर्जन और ऊष्माशोषी का मतलब है ऊष्मा का अवशोषण, यानी कि ग्रहण करना। तो जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उनमें उत्पाद के साथ में प्लस ऊर्जा की मात्रा लिखी जाती है, और जिनमें अवशोषण होता है उनमें उत्पाद में माइनस लिख करके ऊष्मा की समतुल्य मात्राएं प्रदर्शित करते हैं। तो इससे अपन को ये जानकारी प्राप्त हो जाती है। रासायनिक समीकरण से अभिक्रिया के कई गुणधर्म जैसे रासायनिक संगठन, उसका द्रव्यमान आदि के बारे में भी अपन को जानकारी प्राप्त होती है। यदि अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पादों की अवस्थाएं होती हैं तो अवस्थाओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो ये सारे जो विशेषताएं हैं वो रासायनिक समीकरण की हैं। इसके बाद में देखिए रासायनिक समीकरण की कमियां। रासायनिक समीकरण की कमियां या सीमाएं कह सकते हैं। तो देखिए कौन कौन सी कमियां होती हैं किसी रासायनिक समीकरण के। खास करके दो कमियां देखने को मिलती हैं। नंबर 1, रासायनिक समीकरण से अभिक्रिया की पूर्णता के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं होती है, जानकारी नहीं मिलती है ना। और क्या मतलब हुआ इससे? अभिक्रिया की पूर्णता के बारे में अनुमान नहीं हो पाता है कि ये अभिक्रिया कितने समय में पूरी होगी, कब पूरी होगी, इस चीज़ की जानकारी रासायनिक समीकरण नहीं देता है। इसके अलावा रासायनिक समीकरण से अभिकारक एवं उत्पादों की मात्रा के बारे में, मात्रा या फिर सांद्रता कह सकते हो, सांद्रता के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। तो खास तौर से ये दो कमियां हैं रासायनिक समीकरण से अभिक्रिया की। एक तो पूर्णता के बारे में अपन को जानकारी प्राप्त नहीं होती है कि रासायनिक अभिक्रिया कब पूरी होगी, ऐसा कोई फिकेशन अपन को नहीं दिखाई देता है। और दूसरी चीज, रासायनिक समीकरण से अभिकारकों एवं उत्पादों की जो सांद्रता होती है ना, सांद्रता का मतलब क्या है? मात्रा से है कि किसी अभिक्रिया में कितनी मात्रा या सांद्रता उत्पादों की है और कितनी सांद्रता अभिकारकों की है, इसके बारे में अपन को जानकारी नहीं मिलती है। ओके, इसके बाद अपन जानेंगे अब किसी रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है। रासायनिक समीकरण को
व्यक्त करना। ये टॉपिक है, किसी रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है। तो एक चरणबद्ध तरीका होता है, उसके माध्यम से किसी रासायनिक समीकरण को और अपन क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। कैसे लिखा जाता है तो वो चीज़ अभी अपन चरणबद्ध रूप से देखेंगे। तो नंबर फर्स्ट चीज़ जो है, पहला जो चरण है, सबसे पहले अपन जो काम करेंगे वो क्या करेंगे, किसी रासायनिक समीकरण को व्यक्त करने के लिए सबसे पहले अभिकारकों को लिखा जाता है, तत्पश्चात उत्पादों को लिखते हैं और बीच में तीर का निशान लगाया जाता है। रासायनिक समीकरण को व्यक्त करने के लिए सबसे पहले अभिकारक लिखे जाते हैं, तत्पश्चात उत्पाद लिखे जाते हैं और बीच में तीर का चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है ना। जैसे मैग्नीशियम फीते का मैंने दहन कराया है ना, ये हुआ मैग्नीशियम रेवन है ना, वायु के साथ दहन कराया तो बनाया क्या प्रोडक्ट, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है ना। तो रासायनिक समीकरण के रूप में व्यक्त करना है मुझे इसे, तो मैग्नीशियम रेवन हुआ आपका Mg। ठीक है, क्या हुआ Mg, चलो 2Mg कर देता हूं, प्लस वायु क्या हुआ O2 है ना, इज इक्वल टू, तो ये तो अभिकारक लिख दिए मैंने पहले, बीच में तीर का निशान लग गया कि नहीं लग गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड ये प्रोडक्ट है तो क्या लिख देंगे अपन 2MgO। तो ये है पहला चरण, सबसे पहले अभिकारक लिखे जाते हैं, फिर बीच में तीर का निशान लगा करके उत्पाद की मात्रा को लिखा जाता है, उत्पादों को लिखा जाता है। इसके बाद में दूसरा चरण जो होता है वो क्या है, यदि अभिकारक या उत्पाद संख्या में एक से अधिक हैं तो उनके मध्य चिन्ह कई का लगाते हैं, प्लस का लगाते हैं है ना। कैसे, जैसे C+O2, तो ये अभिकारक हो गए दो है ना, एक कार्बन हो गया एक ऑक्सीजन हो गया, तो दोनों के बीच में लगा दिया निशान मैंने प्लस का कि नहीं लगा दिया, तो ऐसे प्लस लगाते हैं, इक्वल टू CO2। ये उत्पाद दो होते तो उत्पादों के बीच में भी क्या लगाते अपन, प्लस का चिन्ह लगाते, तीन होते तो भी प्लस का चिन्ह लगाते, यदि ये संख्या में एक से अधिक होते हैं तो बीच में प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। नंबर 3, रासायनिक समीकरण संतुलित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। यदि नहीं है तो एक विधि चलती है हिट एंड ट्रायल विधि, तो हिट एंड ट्रायल विधि से समीकरण संतुलित करते हैं। यदि किताब के अनुसार चले तो लिखी हुई है ये बात ऐसे कैसे किताब में कि
संख्या को घटा बढ़ा करके संतुलित किया जाता है, लेकिन घटाई बढ़ाई नहीं जाती है संख्या। मैंने पहले प्रारंभ में भी जिक्र किया था आप लोगों से। यहाँ सिर्फ क्या करते हैं अपन, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, गुणात्मक रूप से वृद्धि होती है, गुणा किया जाता है। देखो एक एग्जांपल से देखते हैं कि कैसे यहाँ अपन को बैलेंस रिएक्शन करनी है। जैसे C3H8 प्लस O2 इज इक्वल टू CO2 प्लस H2। C3H8 यानी कि प्रोपेन हुआ, ये कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक यौगिकों का जब दहन कराया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल निर्मुक्त होते हैं। तो ये प्रोपेन हुआ, ऑक्सीजन के साथ दहन कराया है। देखिए बिल्कुल अनबैलेंस है, ये बैलेंस में नहीं है, समीकरण असंतुलित है। क्योंकि देखो कार्बन एक ही है, इधर में 3 है, हाइड्रोजन 2 है, इधर कितने हैं 8 हैं। तो इसको किस तरीके से बैलेंस में लाया जाए वो देखिएगा आप। तो समीकरण संतुलित करने के लिए समीकरण संतुलित करने के लिए हाइड्रोजन व ऑक्सीजन परमाणु को छोड़कर अन्य परमाणुओं का संतुलन पहले करते हैं। तो देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ दो, ये छोड़ दिया और ये छोड़ दिया, तो इसके अलावा फिर क्या बच गया अपन के पास, कार्बन बच गया। तो प्रथम तक इसको बैलेंस में लाएंगे अपन, कार्बन को बैलेंस करेंगे, है ना। तो कार्बन परमाणु के संतुलन के लिए, परमाणु के संतुलन के लिए इस साइड में, ये कौन सी साइड है आपकी, LHS। LHS में 3 है और RHS में कितना है, 1 है। तो इधर 3 का गुणा कर देंगे तो 3 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, ऐसे C3H8 प्लस O2 इज इक्वल टू 3 लगा दो आगे, 3CO2 प्लस H2O। ठीक है, अभी कार्बन बैलेंस में आया है आपका, बस बाकी हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों अनबैलेंस हैं। अब कोई बाउंडेशन नहीं है, चाहो तो पहले हाइड्रोजन बैलेंस कर दो और चाहो तो पहले ऑक्सीजन को बैलेंस कर दीजिए, कोई सा भी परमाणु बैलेंस कर दीजिए। तो चलो हाइड्रोजन करता हूं पहले। हाइड्रोजन परमाणु के संतुलन के लिए देखो कैसे करेंगे, C3H8 प्लस O2 इज इक्वल टू 3CO2 प्लस H2O। देखो इधर में कितने हाइड्रोजन, 8, और इधर कितने हाइड्रोजन, 2। तो सीधा 4 का गुणांक करो, 4 दूने 8 होगा, 4H2O। तो ये हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अभिकारकों में भी हाइड्रोजन कितने हैं, 8 हैं, और उत्पादों में भी हाइड्रोजन कितने बेटा, 8 हैं। इसलिए 4 का अपन ने गुणांक लगाया तो 4 दूने कितना हो गया, 8 हो गया। इस तरीके से कौन सा परमाणु संतुलित हुआ आपका, हाइड्रोजन परमाणु संतुलित हुआ। अभी एक और परमाणु शेष है जिसका संतुलन अभी करना बाकी है। देखिए देखो अब लिख दो केवल ऑक्सीजन परमाणु की संतुलन के लिए, ऑक्सीजन परमाणु के संतुलन के लिए, ठीक है ना। तो रिएक्शन उतारिए, C3H8 प्लस O2 इज इक्वल टू 3CO2 प्लस 4H2O। करो ऑक्सीजन काउंट, तो देखो 4 तो ये हो गए और 2 3 6 ये हो गए, 6 और 4 कितने हो गए, 10। और अभिकारकों में अपने पास कितने हैं, ऑक्सीजन मात्र 2 है, तो 5 का गुणांक कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 10, 5O2। अब ये जो रिएक्शन है आपकी
100% कैसी है, बैलेंस में है। इस तरीके से आपको समीकरण को क्या करना है, संतुलित करना है। जांच कर सकते हैं आप इसकी ऐसे। देखो परमाणु का नाम, अभिकारकों में संख्या और उत्पादों में संख्या, उत्पादों में संख्या है ना। तो देखो परमाणु कौन है, कार्बन है एक क्या है, हाइड्रोजन है, और एक क्या है, ऑक्सीजन है ना। तो देखो अभिकारकों में कार्बन कितने, 3, और उत्पादों में कार्बन कितने, 3, ठीक है। हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन कितने अभिकारकों में, 8, उत्पादों में भी कितने, 4 दूने 8, और ऑक्सीजन देखिए अभिकारकों में कितने हैं, 5 दूने 10, और इधर कितने हैं, 3 दूने 6, और 4 कितने हुए, 10। तो ऐसे समीकरण को अपन क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। इस तरीके से किसी रासायनिक समीकरण को क्या करते हैं, अपन संतुलित करते हैं। आगे के चरण और अभी हैं, इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ओके, थैंक यू ऑल वॉचिंग दिस वीडियो।